फ्रेंड्स, आज क्लास 12th वाले विद्यार्थियों को हम लोग गॉस के नियम को बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या देखे मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग जाने हैं। आइए हम लोग गॉस लॉ यानी गॉसेस का नियम के बारे में जानते हैं। ये गॉस साहब कौन थे, इनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ रिलेशन को जानेंगे। आइए पहले कुछ रिलेशन, कुछ संबंध को जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक चार्ज को। क्या पढ़े थे हम लोग, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए कैसे जो है इलेक्ट्रोस्टैट यानी फिजिक्स जो है हमारा एक दूसरे से रिलेट है, एक दूसरे से उसका संबंध है, रिलेशन है। पहले इस रिलेशन को, इस संबंध को समझ लेते हैं, तब हम लोग गॉसेस लॉ यानी गॉस के नियम को बहुत इजी यानी आसानी वे में समझ जाएंगे। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हम लोग क्या पढ़े, इलेक्ट्रिक फोर्स। ध्यान दीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स किससे जुड़ा हुआ है, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ध्यान देंगे मेरे बच्चे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बाद हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये सीक्वेंस है, ये क्या है, सीक्वेंस है सीखने का, ये सीक्वेंस है समझने का मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। और ये सीक्वेंस है आपको गॉसेस लॉ को समझने का। तो क्या है, देखिए तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। क्या देखे थे मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी चार्ज आपका Q हो गया, फोर्स आपका F हो गया, फील्ड आपका E हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व लाइंस है, इसलिए इसको किसी भी चीज़ से हम लोग डिनोट नहीं करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या हो गया, फाई। ध्यान दीजिए, ये आपका सीक्वेंस है। इस तरह से सीक्वेंस बना हुआ होना चाहिए, आना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, गॉसेस लॉ। आइए कुछ गॉस साहब के बारे में जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो गॉसेस साहब ने क्या बताए, क्या समझाए। गॉस द नेम ऑफ साइंटिस्ट। हम लोग पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। एक गॉस साहब कौन थे, एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैट में यानी चार्ज एट रेस्ट में रहे उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट दिए, एक लॉ दिए, एक थ्योरम दिए, एक प्रमेय दिए, है ना, जिसको एक नाम दिया गया मेरे बच्चे, गॉसेस लॉ। क्या नाम दिया गया, गॉसेस लॉ। अब तो ये बात समझ में आ गई कि गॉसेस साहब एक फेमस साइंटिस्ट है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है। अब इन्होंने जब लॉ तैयार किया, मतलब थ्योरम जब दिए, तो क्या चीज़ अपने लैब में, अपने लॉ में क्या चीज़ को शामिल किए। तो देखिएगा ध्यान से, है ना, उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। और एलिमेंट्री एरिया डीए। एलिमेंट्री एरिया डीए का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल का अल्पांश, यानी एक सतह चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को, एक सतह चाहिए। अब आइए हम लोग गॉसेस साहब के जो यूज किए हैं वो क्या यूज किए हैं इसमें, है ना। तो देखिए ध्यान से, गॉसेस साहब ने अपने पूरे जीवन काल में अपने लैब में क्या बतलाया, क्या लिए, वो फ्लक्स को लिए, है ना। क्या क्या लिए, पहले इसको समझ लेते हैं, इससे हमें इनके लॉ को समझने में आसानी होगी। फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक क्या लिए, गॉसियन सरफेस। इसका नाम उन्होंने क्या रखे, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह। गॉस नाम था उनका, गॉस, है ना। गॉस हम लोग ऐसे लिखते हैं मेरे बच्चे, देखिए गॉस, या कहीं कहीं पर गाउस भी, एनसीईआरटी आपको गाउस, है ना, गाउस या गॉस आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हम लोग पढ़ते क्या है, गॉस या गाउस हिंदी में, लेकिन लिखाता कैसे, गॉस।
अब देखिए फ्लक्स, गॉस साहब क्या लिए अपने लैब में, अपने लॉ में, फ्लक्स यानी फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और क्या एक लिए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सतह। ये गॉसियन सतह कैसा था, स्फेरिकल था या और भी कोई शेप का था, तो ये सतह किसी भी टाइप का था लेकिन क्लोज था, इस टाइप का हो, इस टाइप का हो, है ना, इवन आपका जो है इस टाइप का हो, किसी तरह से भी हो, वो सतह क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। सतह कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड, यानी सरफेस क्या होना चाहिए इनके लिए, क्लोज्ड, क्लोज्ड सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड। अब इस क्लोज्ड सरफेस में ध्यान दीजिए, क्लोज्ड सरफेस, अच्छा शेप कैसा होना चाहिए, तो हमने अभी देखा है मेरे बच्चे, देखिए कोई भी शेप चल सकता है, उन्होंने शेप से क्या थे वो इंडिपेंडेंट, यानी कोई भी शेप हो लेकिन क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। फ्लक्स हो गया, फ्लक्स से एक सतह हो गया गॉसियन सरफेस। अब चूंकि जब फ्लक्स होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मतलब फोर्स है, और फोर्स है तो इलेक्ट्रिक चार्ज जरूर होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ होगा, इस सतह में, इस गॉसियन सतह में कहाँ होगा, चार्ज यहाँ पर रहेगा, चार्ज यहाँ रहेगा, या चार्ज यहाँ रहेगा, कौन सा जगह में रहेगा, या चार्ज यहाँ रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चे, चार्ज जो है सतह के बाहर नहीं होना चाहिए, जब भी होगा तो सतह के अंदर। गॉस साहब ने क्या बोले कि जो हम चार्ज लेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज लेंगे, वो क्या होना चाहिए, सतह के अंदर होना चाहिए। देखिए बेसिक कंसेप्ट, एकदम कंसेप्ट को ध्यान से, गॉस के नियम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज, टोटल चार्ज जो होना चाहिए वो इनक्लोज्ड होना चाहिए, यानी टोटल चार्ज उसमें होना चाहिए। ये तीन चीज़ को लेकर के उन्होंने एक लॉ दिए, एक नियम दिए, एक थ्योरम, जिसे प्रमेय भी कह सकते हैं, लॉ या थ्योरम। अब उन्होंने अपने शब्दों में कैसे व्यक्त किए, अब उन्हीं के शब्दों के बात को सुनना है आपको ध्यान से। तो क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये सारी चीज़ों को हटा दे रहे हैं। आइए ये सरफेस हम लोग ले लिए गॉसियन सरफेस को। अब क्या बोले, ध्यान सुनिए, है ना, इन्होंने बोले कि किसी, अब चूंकि चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फ्लक्स तो होगा ही होगा। तो उन्होंने बोले कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कौन से फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी क्लोज्ड सरफेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और किसी क्लोज सरफेस में यानी बंद सतह में से होकर गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उससे होकर गुजरने वाला क्या मेरे बच्चे, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें उपस्थित, जो उपस्थित है उसमें उपस्थित कुल आवेश के, जो भी है टोटल चार्ज, कुल आवेश के 1/ε0 गुना के बराबर होता है। यानी कि कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका यही था, E डॉट dA इंटीग्रेशन साइन, E डॉट dA इंटीग्रेशन साइन, और क्लोज सरफेस यहाँ पर बना देंगे मेरे बच्चे, क्या बना देंगे, क्लोज सरफेस, और क्या लिखे हैं, E डॉट dA इक्वल टू 1/ε0 के क्या होना चाहिए, क्यू चार्ज जो है गुना में होना चाहिए। ये क्यू चार्ज क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। देखिए तो इसको बढ़िया से हम लोग सजा के क्या लिख सकते हैं, E डॉट dA इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड गॉसेस लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, गॉसेस लॉ कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, है ना, अपने ही भाषा में, जिस भाषा में इन्होंने बोले वही भाषा में आपको हम बता रहे हैं। क्या बोले सुनिएगा, इन्होंने बोले कि किसी विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होना चाहिए, तो किसी क्लोज सरफेस में। क्लोज सरफेस में क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, यानी चार्ज मौजूद है।
कहता है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्लोज सरफेस में उससे होकर गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें उपस्थित यानी उस क्लोज सरफेस में उपस्थित कुल आवेश के यानी टोटल चार्ज के 1/ε0, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग बच्चे, 1/ε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गॉसेस थ्योरम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, गॉसेस थ्योरम। तो देखिए गॉसेस थ्योरम में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए और साथ में किसका मल्टीपल होना चाहिए, डिवाइड में ε0। और आप लोग ε0 यानी इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी मुक्त आकाश की विद्युतशीलता। इसका वैल्यू हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अब भी देख लेंगे। क्या कहता है इसको, ε0 = 8.85 × 10⁻⁻12 है ना, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी का एक और दिए थे फराड पर मीटर। क्या दिए थे मेरे बच्चे, फराड पर मीटर। ये वैल्यू आप लोग को याद रखना होगा। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर और फराड पर मीटर। ये आपका आ गया गॉसेस लॉ से है ना जुड़ा हुआ एक फॉर्मूला। अब यहाँ पर ये देखना है, ये समझना है कि गॉसेस साहब ने जो रिलेट्स करवाए हैं हम लोग उसको बारीकी से और बढ़िया से अध्ययन करते हैं, तब इनके कुछ सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में हम लोग चलेंगे। आइए, तो ये समझ गए होंगे है ना। देखिए हम लोग थोड़ा सा बारीकी से और चलते हैं, बारीकी से और समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम लोग जो है इसको लिख रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं देखेंगे मेरे बच्चे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉस के नियम के अनुसार क्या है, देखिए इट रिलेट्स। देखिए जितना बात को हमने बोला है उसको देखिए आपको बोर्ड पर लिख के दिखा रहे हैं। इट रिलेट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिलेट्स मतलब संबंध, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स enclosed in a surface to the net charge enclosed by closed surface। ये रिलेशन था जो आप लोग इतना समझे हैं है ना, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा है ना। कहता है इट रिलेट्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड इन ए सरफेस टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। मतलब ये रिलेट्स करवा रहे हैं किससे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें, तो उसमें क्या इंक्लोज है, इंक्लोज इन सरफेस, सरफेस में इंक्लोज है, इंक्लोज इन सरफेस टू द नेट चार्ज, और उसमें क्या होना चाहिए, नेट चार्ज होना चाहिए, टोटल चार्ज होना चाहिए, इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस, उस बंद सतह में। यानी दैट इज क्या हो गया मेरे बच्चे, दैट इज क्या हो गया है ना, ध्यान देंगे। कहता है क्या, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद enclosed surface is 1/ε0 times of net charge enclosed by closed surface। तो मेन पॉइंट क्या हो गया, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद इनक्लोज्ड सरफेस, जितना फ्लक्स है उससे जुड़ा हुआ, यानी जितना फ्लक्स उससे होकर गुजरेगा
एज कितना टाइम्स होना चाहिए, तो 1/ε0 टाइम्स, कितना टाइम्स मेरे बच्चे, 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, जो उसमें नेट चार्ज है, टोटल चार्ज है, वो चार्ज Q जो है उसका नेट चार्ज कितना टाइम्स होना चाहिए, 1/ε0 टाइम्स इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। दिस थ्योरम इज कॉल्ड गॉसेस थ्योरम और गॉसेस लॉ। हिंदी में कैसे, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बंद सतह होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड गॉसेस लॉ। अब हम लोग चलते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, प्रॉपर्टीज में। नाउ अब हम लोग देखेंगे मेरे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, गॉसेस लॉ से जुड़ा हुआ सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में। आइए क्या क्या इनके थ्योरी से जुड़ा हुआ, इनके लॉ से जुड़ा हुआ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहला पॉइंट्स में हम लोग आते हैं। पहला पॉइंट्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट्स कहता क्या है कि गॉसेस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ आर इक्विवेलेंट, है ना। देखिए गॉसेस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ आर इक्विवेलेंट। गॉस का नियम एवं कूलम्ब का नियम एक दूसरे के समतुल्य होते हैं। आइए इसको समझते हैं। पहला पॉइंट्स में क्या गॉस साहब, पहला पॉइंट्स में बोले मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोले कि गॉसेस लॉ जो है, मतलब गॉस का जो नियम है, यानी गॉस साहब का जो नियम है वो कूलम्ब्स लॉ का क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी गॉसेस लॉ और कूलम्ब्स लॉ दोनों एक दूसरे क्या है, इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि हम गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को परिभाषित कर सकते हैं, यानी गॉस लॉ से कूलम्ब लॉ को प्रूव कर सकते हैं और कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं। इक्विवेलेंट का तात्पर्य ये हुआ, यानी कि अगर हमें कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करना है तो गॉसेस थ्योरम का उपयोग करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं उसको, और यदि गॉसेस थ्योरम को प्रूव करना है तो कूलम्ब्स लॉ का उपयोग करके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रॉपर्टीज में प्रूव करने वाला कि हम गॉसेस लॉ का प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट्स में ही हम लोग चल रहे हैं, दूसरा प्रॉपर्टी में दूसरा प्रूव करेंगे, है ना। टू प्रूव गॉसेस थ्योरम फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब के नियम से गॉस के नियम का सत्यापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, VVI, जैसे गॉसेस थ्योरम ही आपका VVI है ना। गॉसेस लॉ से एकदम क्वेश्चंस आना श्योर है, यहाँ से आपका 5 मार्क्स क्वेश्चन एकदम श्योर है, आइदर ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल्स या डायरेक्ट वे में थ्योरी। तो हमने VVI कर दिया है एकदम, इसको गेस मानिए या है ना, किसी भी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको मान के कर सकते हैं। देखिए क्या हम लिखें, टू प्रूव गॉसेस थ्योरम फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, यानी कूलम्ब के नियम से गॉस के नियम का सत्यापन। एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा, सीधे देगा, लिख देगा गॉसेस थ्योरम को लिखे, गॉसेस थ्योरम को लिखे, स्टेट्स गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ एंड प्रूव दिस। प्रूव दिस जैसे ही बोलेगा मेरे बच्चे, इसका मतलब बोल रहा है कि गॉसेस थ्योरम को प्रूव करना है, और किससे हम लोग करते हैं, तो कूलम्ब्स के नियम से।
वो आपको समझना है कि गॉस के थ्योरम को हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, तो कूलम के नियम से। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, गॉसेस लॉ एंड कूलम्स लॉ आर इक्विवेलेंट। मतलब गॉस के थ्योरम को हम कूलम के ही सिर्फ थ्योरम से, सिर्फ ओनली कूलम के ही थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, अदर कोई भी थ्योरम से हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसमें एक ही है ऑप्शन आपके पास, कूलम्स लॉ को याद रखने के लिए। अब आइए हम लोग प्रूव करते हैं इसको, टू प्रूव गॉसेस थ्योरम। तो किससे प्रूव करना है, तो कूलम्स लॉ से। किससे, कूलम्स लॉ से। आइए हम लोग सीखते हैं कैसे हम लोग प्रूव करते हैं इसको। देखिए देखिए हम लोग को प्रूव क्या करना है, गॉसेस थ्योरम को किससे, कूलम्स लॉ से। अब यहाँ पर कूलम साहब जो दिए थे इलेक्ट्रिक फोर्स निकाले थे, और उसी इलेक्ट्रिक फोर्स से हम लोग क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है निकालने से पहले कि गॉसेस थ्योरम जो है वो किससे कंसर्न है, किससे जुड़ा हुआ है, फ्लक्स से। अब फ्लक्स किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे जुड़ा हुआ है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पर जो हम लोग कूलम्स का थ्योरम लेंगे, कूलम्स लॉ लेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से लेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहाँ पर, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लेते हैं तो फिर उसको आपको कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसलिए डायरेक्ट वे में जो कूलम साहब ने इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स से ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसने प्रूव किया, कूलम साहब ने। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इनके लॉ को सत्यापित करने के लिए एक गॉसियन सरफेस लेते हैं। और ये गॉसियन सरफेस जो होता है वो हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल का मतलब हो गया कि जिसको हमने माना। और क्या मान लिए, तो जब हम मान रहे हैं तो क्या मानेंगे, स्फेरिकल। तो ये हो गया हाइपोथेटिकल गॉसियन स्फेरिकल सरफेस, है ना। क्या नाम बोलेंगे इसको, हाइपोथेटिकल मतलब माना हुआ, और गॉसियन स्फेरिकल सरफेस यानी गॉसियन गोलीय सतह। देखिए यही है। अब इसमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चार्ज चाहिए, क्यू चार्ज चाहिए जो उसके अंदर हो कम से कम एटलीस्ट। तो ये हो गया इसके सेंटर पर क्यू चार्ज। अब इस सरफेस का एक रेडियस अपना होगा, ये रेडियस हो गया इसका स्मॉल आर। रेडियस क्या हो गया मेरे बच्चे, स्मॉल आर। यहाँ पर लिख दीजिए गॉसियन सतह। और कैसा हम लोग माने, तो स्फेरिकल। कैसा माने मेरे बच्चे, स्फेरिकल। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाने के लिए आपको तो चार्ज तो हो गया, तो चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पर क्या चाहिए हम लोग को, एक एलिमेंट्री एरिया। अब इतना बड़ा सरफेस है तो पूरे सरफेस में आप जो है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो दिखा नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया को मापते हैं। और जब तक एलिमेंट्री एरिया हम लोग नहीं मानेंगे तब तक फ्लक्स को हम लोग दिखा नहीं सकते। तो आइए एक एलिमेंट्री एरिया कहीं पर भी, इतना बड़ा सरफेस में कहीं पर भी एक एलिमेंट्री एरिया मान लीजिए। ये देखिए एलिमेंट्री एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डी ए। एलिमेंट्री एरिया क्या, डी ए मान लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल का अल्पांश। अब यहाँ पर जो है इस एलिमेंट्री एरिया में ये डिस्टेंस, इस एलिमेंट्री एरिया का यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, आर। क्योंकि ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। अब क्या लगेगा यहाँ पर इस एलिमेंट्री एरिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लगेगा मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है ना। एलिमेंट्री एरिया में क्या लगेगा, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह आपका एलिमेंट्री एरिया माने है उसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया यहाँ पर, ई हो गया। ये डिस्टेंस या रेडियस दोनों को यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट्री एरिया का डिस्टेंस क्या हो गया, आर। आइए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो फ्रॉम कूलम्स लॉ, फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम के नियम से। किसके नियम से मेरे बच्चे, तो कूलम के नियम से, कूलम्स लॉ से, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या हो जाएगा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। चार्ज क्यू है और रेडियस हो या डिस्टेंस, तो क्या वैल्यू है इसका, आर। तो हो जाएगा क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। अब इसमें क्या है, एलिमेंट्री एरिया क्या है, डी ए है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
चूंकि हमको फ्लक्स दिखाना है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको दिखाना है क्या, फ्लक्स। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्लक्स इज given by elementary area dA। यानी कह सकते हैं मेरे बच्चे कि दोनों तरफ इधर और इधर एलिमेंट्री एरिया dA से क्या करने पर, गुना करने पर। देखिए लिख लेते हैं दोनों तरफ, है ना। ये CBSE वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में लिखने का मतलब हो गया, CBSE वाले बच्चे भी ध्यान देंगे और बिहार बोर्ड के भी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए लिख रहे हैं दोनों तरफ क्षेत्रफल के अल्पांश dA से गुना करने पर, वही आपका आ गया क्या, फ्लक्स। क्या आ जाएगा, फ्लक्स। देखिए तो गुना कीजिए, E डॉट dA इक्वल टू, अब dA इंटीग्रेशन लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू dA। इधर इंटीग्रेशन, तो मेरे बच्चे इधर भी इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन। अब सरफेस क्या है, देखिए तो क्लोज्ड, इसलिए यहाँ पर क्या दिखा देंगे हम लोग, क्लोज्ड सरफेस, है ना। ये इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन नहीं है, ये सरफेस क्लोज होने को दर्शाता है कि इसका अर्थ क्या हो गया, कि सरफेस क्या हो गया, वो क्लोज्ड हो गया। और इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे अब हम लोग, इंटीग्रेशन साइन E डॉट dA इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, और dA का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली A। dA का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे बच्चे, A। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे थोड़ा, है ना। अब जो गॉसियन सरफेस दिए हैं, जो स्फेरिकल सरफेस दिए हैं, उसका एरिया कितना होता है मेरे बच्चे, तो 4 पाई R स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटीग्रेशन साइन E डॉट dA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, इंटीग्रेशन साइन E डॉट dA बाई Q बाई एप्सिलॉन, यही आपको लगा। मेरे बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, जितना इजी वे में हमने आपको सिखाया है, CBSE, बिहार बोर्ड, नीट, कोई भी विद्यार्थी, एनी कंपटीशन विद्यार्थी ध्यान देंगे, है ना। जितना इजी वे में हमने आपको बताया है, उतने ही ये आसानी से माइंड से एस्केप भी करता है, निकल भी जाता है। तो मेरे बच्चे, है ना, सिंपल फैक्ट्स को जिस तरीके से हमने आपको बताया है, उसे बार बार रिपीट करके, अगेन टू अगेन आप रिपीट करके, रिमेंबर करके, मेमोराइज करके उसको याद रखने की चेष्टा करेंगे, याद रखेंगे, तो आपका एग्ज़ाम में 5 मार्क्स जो इससे आता है आपके ऑन हैंड हो जाएंगे, आप याद हो जाएंगे। और एक चीज़ इसमें, एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसी तरीके से एग्ज़ाम में आप लोग इसको प्रूव कीजिएगा। अन्य कोई दूसरा तरीका कहीं का भी गेस पेपर या आइदर किसी बुक या किसी भी मटेरियल से आपको दूसरे तरीके से लंबा, बहुत 2-2 पेज का, 1-1.5 पेज का, उस तरीके से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, है ना। मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट करके, ये जो मैंने वैल्यू आपको प्रूव करके दिया है, ये मैंने देखा है कॉपी में जांच होते हुए कि पूरा मार्क्स उस पर बड़े बड़े अच्छे अच्छे जो भी HOD हैं फिजिक्स के, पटना के, उन्हें पूरा मार्क्स इस पर दिए हैं। तो इसी तरीके से आप लोग इसको प्रूव कीजिएगा, पूरा का पूरा आपको नंबर इस पर मिलेगा। तो ये तो हो गया
गॉसेस थ्योरम को यानी गॉसेस लॉ को प्रूव करने के लिए गॉसेस लॉ को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब बारी है कि कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करना। क्योंकि जब गॉस लॉ को प्रूव कर सकते हैं तो हमने बोला कि कूलम्ब्स लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन मेरे बच्चे ध्यान देंगे 2018 में पूछ चुका है। जस्ट विपरीत बहुत सारे बच्चे गलती करके आए थे, है ना, और ये बताते हैं बहुत सारे बच्चे उस चीज़ को समझे कि नहीं सर बताए हैं कि गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ। तो उसमें पूछा था कूलम्ब्स लॉ को प्रूव करने के लिए किससे, गॉसेस लॉ से। तो आइए इसका सेकंड प्रॉपर्टीज में हम इसको प्रूव करके देखते हैं। तो देखिए सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, है ना। इसका सेकंड प्रॉपर्टीज देखिए ध्यान से, कहता है क्या सेकंड प्रॉपर्टी में, टू प्रूव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। हमने क्या लिखा मेरे बच्चे देखिए, तो टू प्रूव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ से कूलम्ब के नियम का सत्यापन, यानी गॉस के नियम से कूलम्ब के नियम का सत्यापन, कूलम्ब के नियम का सत्यापन, टू प्रूव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। आइए सीखते हैं। तो चित्र जो है, फिगर जो है वही रहेगा सेम। सबसे पहले वही हम लोग एक क्लोज सरफेस, एक एलिमेंट्री एरिया, एक चार्ज ले लिए, एक डिस्टेंस r ले लिए। इस एलिमेंट्री एरिया क्या है आपका dA है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E है, ये डिस्टेंस का r। सेम चीज फिगर में, सेम चीज फिगर में कोई नहीं। अब हमको प्रूव करना है किसका, कूलम्ब के नियम का। किससे, तो गॉस के नियम से। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ में यानी सॉल्यूशन में, इसका उत्तर में, फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम क्या कहता है मेरे बच्चे, बोले तो इंटीग्रेशन साइन E डॉट dA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या है, गॉसेस लॉ। अब ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लीजिए। और देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाले तो अंदर में क्या बच गया, dA इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। dA का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे बच्चे, dA का इंटीग्रेशन सिंपली A होगा। ये आप लोग मैथ में पढ़ते हैं, dx का इंटीग्रेशन x होता है, इसलिए dA का इंटीग्रेशन क्या होगा, A होगा। तो हो जाएगा क्या, ठीक है। तो और A इंटू A इजकल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। A एरिया इस हाइपोथेटिकल सरफेस का कितना होता है मेरे बच्चे, 4 पाई r स्क्वायर बाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर कर दीजिए, चूंकि हमको कूलम्ब का नियम को लाना है, तो इसको कर दिए तो हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसलिए इसको बढ़िया से लिख लीजिए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, एक स्टेप और बढ़ के, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r क्यूब और पोजिशन वेक्टर, ये आपका हो गया। इतने आसानी से, इतने इजी वे से, है ना, हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और इसके क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जरा सुन लेंगे मेरे बच्चे ध्यान से, है ना। गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए एक गॉसियन सरफेस में, चाहे उस सरफेस का शेप कैसा भी हो, यानी ये शेप से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी शेप से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस सरफेस में एक चार्ज, एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अगर आपको कह दे कि
3 सरफेस है और वो भी क्लोज्ड है, और 2 में चार्ज नहीं हो और तीसरा वाला में चार्ज इनक्लोज्ड हो अंदर की ओर, तो गॉसेस लॉ किस में अप्लीकेबल होगा? तो जिसमें चार्ज होगा अंदर सतह के अंदर, उसके अंदर उस गॉसियन सतह के अंदर, उसी में गॉसेस लॉ क्या होगा? अप्लीकेबल होगा। बाकी ये दोनों से तौर पर गॉसेस लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा वहाँ पर? 0, क्योंकि चार्ज अंदर में नहीं है, और जब चार्ज अंदर में नहीं होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0, और फ्लक्स 0 तो गॉसेस लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा। शेप दे देगा, एक सिलेंडर दे देगा मेरे बच्चे, ध्यान देंगे, एक बाल्टी आकार का दे देगा, एक जो है स्फेरिकल दे देगा, कहेगा किसमें अधिक गॉसेस लॉ लगेगा, यानी किसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू अधिक होगा, तो तीनों में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू सेम होगा, यानी तीनों में गॉसेस लॉ के अनुसार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। एटलीस्ट तीनों में चार्ज क्या होना चाहिए? इनक्लोज्ड होना चाहिए, उसके अंदर क्लोज होना चाहिए। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद गॉसेस लॉ में आपका शुरू होता है एप्लीकेशन, गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन। इसके 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है मेरे बच्चे, और इस 3 और ये 2 यानी 5 पॉइंट मिला करके आपसे 5 नंबर का श्योर आता है, कोई भी दे सकता है, और कौन देगा वो हम आपको एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, और इवन यूँ कहें कि एकदम टू द पॉइंट आ जाए, है ना, वो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोग को हम बताएंगे कि कौन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है। लेकिन अभी आपको 5 पॉइंट को याद रखना होगा, और इवन याद रखें मेरे बच्चे, कंपटीशन में अच्छा करने के लिए, बिहार बोर्ड के लिए नहीं, कंपटीशन में अच्छा करने के लिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको इसके सारे पॉइंट्स पर, सारे बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। तो हम लोग अगले वीडियो में क्या चीज़ का चर्चा करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ का अनुप्रयोग। आपका मनोज सर।